नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। मैं अभी मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में आया हूं और मैं आज मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे किसान से जो मछली पालन करते हैं। और ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि वो उस मछली पालन जो भी वो जानकारी आपको देंगे, उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें मछली पालन करना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो आपके लिए अच्छा साबित होगा और पक्का आप मछली पालन ज़रूर करेंगे। और आइए आपको मिलवाता हूँ आप उस किसान से जो मछली पालन करते हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ मैं तालाब की तरफ, आइए। हम पहुँच चुके हैं उस तालाब के पास और आपको मिलवाते हैं मछली पालक रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी, अपने बारे में ज़रा बताइए। मैं ग्राम खुलास खुर्द का निवासी हूँ और मैंने मछली पालन की 2018 में ट्रेनिंग ली है केंद्रीय मात्स्यिकी संस्थान पवारखेड़ा होशंगाबाद से। उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि भाई मुझे भी मछली पालन करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से खेती करने के बाद में उतनी आमदनी कभी अर्जित नहीं हुई और अन्य किसानों को भी मैं देखता हूँ कि मतलब अच्छी खासी खेती करने के बाद भी घाटे का ही सौदा अब तक खेती साबित हुई है। तो इसमें मुझे काफ़ी बेहतर विकल्प लगा कि इससे मतलब आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी और अन्य किसानों, अन्य जो बेरोजगार जो हमारे कृषक भाई हैं, युवा हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी मैं बनूंगा। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? मछली पालन से पहले आप क्या करते थे और आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि मैं मछली पालन करूं? क्योंकि और भी तो साधन थे। आप चाहते तो गाय पाल सकते थे, आप चाहते तो खेती कर सकते थे या बाकी चीज़ भी कर सकते थे, लेकिन आपने मछली पालन क्यों क्यों चुना? ये मछली पालन इसलिए चुना मैंने कि अन्य जो जो भी विकल्प है, कृषि के साथ साथ बागवानी है या पशुपालन है, उनमें उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना कि मत्स्य पालन में मिलता है। और मत्स्य पालन के साथ साथ अभी मुझे इसके साथ में पोल्ट्री भी करना है और साथ में फूलों की खेती भी। मैं जो आप पौंड के तालाब के जो पाल दिख रही हैं, इस पे मैं मुझे फूल भी लगाना है और साथ में मैंने मधुमक्खी पालन की भी ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैं वो भी करूँगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये तालाब के चारों साइड आपने अरहर की खेती कर रखी है, तो इसका क्या है? मतलब ये कैसे माइंड में आया और इससे इसका क्या लेना देना है या कितना उपज निकल जाता है? अरहर भी और मछली पालन दोनों का कैसे आपने? पहले सत्र में तो मैंने अरहर इसलिए लगाई है कि जो मिट्टी थी, मतलब लूज मिट्टी थी, तो वो क्या है कि बारिश में बह के तालाब में ना जाए, तो उसलिए मैंने अरहर की खेती की इस पे, ताकि जो मिट्टी है वही सेट हो जाए। और इसके बाद में अब मैं इस पे गुलाब की और बिजली की खेती करूँगा। तो कितना अरहर निकल जाता होगा इसमें? अरहर जो मेरी तालाब की पाल है उस पे कम से कम 8 कुंटल अरहर आराम से निकल जाएगी मेरी एक सीजन में? जी सर। तो आप देख रहे हैं कि ये मछली पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इन्होंने अरहर की प्लांट भी लगा रखे हैं, इनके जो मेड़ों पे ये बांध भी लगा रखे हैं। तो जो बाकी किसान हैं उनके लिए एक सीखने की चीज़ है कि आप मछली भी पालें, लेकिन जो बांध है उसके ऊपर आप अरहर की खेती कर सकते हैं, आप फूलों की खेती कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बारिश में आपके बांध जो है बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे और मिट्टी जो है उसका रिसाव नहीं होगा। अच्छा सर, आप एक चीज़ बताइए कि इसका एरिया कितना है और आपने ये कब से शुरू किया और कौन कौन से किस्म की मछली आपने पाला हुआ है? इसका एरिया लगभग 1 एकड़ के करीब में है और पिछले सत्र ही मैंने, मतलब पिछली गर्मी में ही तालाब को खुद बाया है। अभी करीबन 9 महीने के करीब में तालाब को खुदे हो गए हैं। उसके बाद में जुलाई के महीने तक मैंने उसको पानी भरा और कुछ जुलाई में 15 जुलाई को कॉमन कार्प के बीज डाले हैं 15,000। और सितंबर में मैंने रोहू और कतला के 20,000 और रोहू के 10,000, मतलब जीरा साइज जो है, बच्चे डाले हैं। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम बात करें कि मछली का, तो मछली का रेट क्या है? मतलब आप जो जीरा साइज कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल छोटा सा जीरे साइज का जो मछली का बच्चा होता है उसको जीरा साइज बोलते हैं, और फिंगर साइज मतलब कि एक फिंगर के बराबर मछली होता है। तो दोनों के रेट में क्या फ़र्क है और कैसे सैकड़ा कैसे मिलता है या हिसाब क्या है मछली का? ये लाइन से मिलती है। जो फिंगर साइज की है वो 500 लाइन, 300 लाइन, अलग अलग रेट रहता है इसका। और बाकी जीरा साइज तो लगभग 20 पैसे से लेकर 50 पैसे 1 रुपये तक पर नग के हिसाब से रेट रहता है। और जो फिंगर अंगुलिकाएँ जो रहती हैं उनका 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, अलग अलग, मतलब साइज में अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, जो आपने रोहू इसमें जीरा साइज लगा रखा है और 25 पैसे के रेट से आप बता रहे हैं,
तो कितने की मछली आपने, सिर्फ रोहू का कितना लागत कितना लगा है बच्चे का? रोहू का 2500 रुपये टोटल लागत थी मेरी, 10,000 रुपये। अच्छा, 10,000 बच्चा 25,000 रुपये में, 25,000 के 2500, 25,000, 2500 रुपये, 2500 रुपये। अब एक चीज़ बताइए कि 2500 रुपये की लागत, अब वो मछली कितने दिन में तैयार होगी और एक मछली का वजन कितना होगा? लगभग मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ उस हिसाब से, क्योंकि मैंने जीरा साइज डाला है, तो लगभग 15 से 18 महीने में ये कंप्लीट होगी। मतलब 18 महीने का समथिंग मुझे अंदाज़ा है कि उसमें लगभग ये 800 से 1,1200 ग्राम के करीब में इसका वज़न आ जाएगा। और मार्केट रेट क्या होगा? मार्केट रेट मतलब अन्य जो कृषकों से भी मैं मिलता हूँ तो उनका मानना ये है कि कम से कम, मतलब अगर तालाब से भी हम देंगे तो कम से कम 100 से 120 रुपये मतलब तालाब से ही ले जाने वाले ले जाएंगे इसे। तो अभी तो आपने इसमें 3 किस्म के लगा रखी हैं। अभी इन्होंने जो बताया कि रोहू की इन्होंने जो मछली डाल रखा है जीरा साइज़, और तैयार होने में कम से कम 18 महीने का टाइम लगता है। और रोहू मछली की कीमत मार्केट में अभी भी जो है 120 रुपया, 110 रुपया जो किसानों से लेके खरीद के ले जाते हैं, वो रेट है। तो आप खुद देख सकते हैं कितना का मार्जिन है कि आप 18 महीने के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाती है और 1 केजी से 1.5 केजी की रोहू मछली होती है, अगर उससे अच्छे देख रेख करें तो। अब बात करते हैं कि इसकी देख रेख कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानियाँ ये बरतते हैं और कैसे वो करते हैं, एक बार बताएं। अभी मैं दाने में सरसों खली और मूंगफली या तिल की खली जो भी हमारे पास में उपलब्ध हो जाती है वो खिलाते हैं। साथ में जो भी सस्ते में पड़ता है, जैसे चावल है, चावल को उबाल के खिलाते हैं, या मक्का के जो फाड़े हैं दलवा के, और उसके बाद में उसे उबाल लेते हैं, वो खिलाते हैं। साथ में खनिज मिश्रण, खनिज लवण भी हम देते हैं। साथ में समय समय पे पॉइंट प्रिपरेशन भी करता रहता हूँ मैं। कभी मतलब महीने में हल्दी भी डाल देता हूँ थोड़ी मात्रा में। अच्छा, हल्दी, एक चीज़, हल्दी जो है, हल्दी क्यों डालते हैं? हल्दी डालने के पीछे रीज़न क्या है? हल्दी वैसे ही डालता हूँ, एंटीसेप्टिक होती है, ताकि क्या है कि किसी प्रकार की भी कोई बीमारी अगर मछलियों में आने वाली हो तो उससे फ़ायदा हो जाता है। साथ में नमक भी देता हूँ मैं, प्रति महीने 8 से 10 किलो नमक डाल देता हूँ। इसके अलावा बेस्ट डिकम्पोज़र का भी मैंने प्रयोग इसमें करके देखा है, तो मुझे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मतलब निकल के आए हैं। इसके बारे में बताइए, बेस्ट डिकम्पोजर क्या है? बेस्ट डिकम्पोज़र लगभग सभी किसान जानते ही हैं कि मतलब बेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग नरवाई में अगर करते हैं तो जल्दी से जल्दी वो नरवाई डिकम्पोज हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें जो वीट होती है मछलियों की, वो वीट जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है, इसलिए। एक चीज़ बताइए, एक आप बाकी लोगों को भी बताइए कि इसका पीएच बैलेंस करने के लिए, पानी का पीएच बैलेंस करने के लिए, जिससे मछली को नुकसान कम हो, उसके लिए क्या करते हैं? पीएच बैलेंस करने के लिए साइंटिस्ट ने, मतलब हमने जब ट्रेनिंग ली है तो उन्होंने ये बताया है कि फिटकरी और चूना 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे पीएच मेंटेन आप कर सकते हो, अधिक हो जाने पे और कम हो जाने पे। तो शुरू में पीएच जो है थोड़ा सा ज़्यादा था, तो चूने की सजेस्ट किया साइंटिस्ट लोगों ने, और मैंने चूना डाला इसमें 50 से 80 किलो के करीब में, और पीएच बैलेंस हो गया। उसके बाद में मैंने अपना जीरा साइज जो है बच्चे डाले। अच्छा, अब ये मानिए एक बार पानी आपने इसमें भर दिया, या पानी बारिश से पानी हो या आप ट्यूबवेल से पानी जो भी डाल दें, तो पानी हमेशा ऐसे ही रहता है या पानी को आप चेंज भी करना पड़ता है? इसके पीछे क्या है? नहीं, अपने पास जैसे उपलब्धता नहीं है तो फिर इसमें ही मतलब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास अगर उपलब्धता है पानी की, तो इसको चेंज करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें अमोनिया लेवल बढ़ जाता है, जो कि हम अन्य मतलब फसलों में देते हैं इस पानी को, तो यूरिया हमें नहीं डालना पड़ता, तो यूरिया की बचत हो जाती है। अगर इसके साथ साथ खेती हम करते हैं तो ये समझो कि जो अपनी लागत है फसलों के लिए वो कम आती है, क्योंकि इसमें अमोनिया लेवल वैसे ही मौजूद रहता है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि मछली पालन करते हैं, अगर इसका पानी आप खेतों में डालते हैं तो इससे क्या होता है कि फसल को फ़ायदा होता है और आपका यूरिया की लागत जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि अमोनिया लेवल बढ़ता कैसे है पानी के अंदर? क्या फिश के जो किससे बढ़ता कैसे है? फिश की जो वीट होती है, उस वीट की लगातार मतलब डलने से ऑटोमेटिक अमोनिया लेवल जो है नीचे गैस बनने लग जाती है, उससे अमोनिया लेवल बढ़ता है, तो जिससे मछलियों को नुकसानदायी भी साबित होता है। तो हम क्या है, इसे चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा जो डिकम्पोज़र का मैंने बताया है, और डिकम्पोज़र डालने से क्या रहता है कि जो अमोनिया लेवल है वो मेंटेन रहता है, और जो वीट में जो भी बैक्टीरिया खा के उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये अमोनिया लेवल जब बढ़ता है तो पानी क्या पूरा चेंज करते हैं या क्या पैमाना क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं
क्या लीटर के हिसाब से कैसे करते हैं आप? वो तो हमने मतलब लीटर का तो एक्चुअल में आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा तो देखा नहीं करके, लेकिन मतलब ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं देते, तो मैं क्या करता हूँ कि आधा फीट के करीब में इसका पानी कम कर देता हूँ और आधा फीट फिर दूसरा पानी भर देता हूँ, जिससे टेम्परेचर जो है मछलियों को एक ही समान मिलता रहे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप बाकी चीज़ पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं या गाय पालते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए आप एक बकरियों के लिए बकरी को आप बांध सकते हैं या झोपड़ी में रख सकते हैं, मुर्गियों के लिए आप एक झोपड़ी बना सकते हैं कि ये सुरक्षा है। लेकिन मछली के लिए क्या सुरक्षा है? मानिए मछली तो खुले में है, कल को अगर कोई इसके अंदर कुछ डाल दिया, पॉइजन डाल दिया या कोई ऐसी चीज़ डाल दी, तो उसके लिए फिर ये कितना रिस्क है? या इसके लिए कभी सोचा आपने कि अगर कोई किसी ने कुछ डाल दिया इसके अंदर तो क्या होगा? नहीं, ऐसा तो वैसे अभी तक तो सुनने में आया नहीं है कि कोई कोई कुछ डालता है, और इतने बड़े पानी में वैसे ऐसी संभावना होती नहीं है। इसके अलावा भी हमने फेंसिंग पे काम चल रहा है, पूरा जो तालाब है पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, और ऊपर वर्ड से बचने के लिए वर्ड नेट की भी व्यवस्था है हमारे पास में, अभी लगाना ही है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है हमारे तालाब को, और कुछ मतलब आर्थिक समस्याओं की वजह से भी मतलब अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लगभग 3 महीने के करीब में पूरा फेंसिंग से कवर हो जाएगा। इसके बाद में यहीं पे कैमरे वगैरह भी लगाऊंगा मतलब मैं। नहीं, अगर किसी ने पानी में कुछ पॉइजन मिला दिया तो हाँ। वो डॉक्टर पानी चेक करके नहीं, बता सकते हैं कि बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, और साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोल रखा है कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत, थोड़ी सी भी अगर आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नज़र आए तो आप लगातार, मैं वैसे भी उनके संपर्क में रहता हूँ, तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई समस्या लगी नहीं। और मेरे जो बेच में या अन्य साथी जो कृषक है जो मत्स्य पालन करते हैं, तो उनसे भी मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, तो अभी तक उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक तो नहीं आई है। अच्छा, किसानों की अगर बात करें जो मछली पालन करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं मछली पालन, उनके लिए सबसे सस्ता क्या है जो मछली को दाना के लिए, जो घर पे हमेशा जो यूज़ करने वाली चीज़ है, या सबसे सस्ती चीज़ क्या है जो किसान उनको दें जिससे उनका खर्चा भी कम हो और मछलियों के ग्रोथ में भी ज़्यादा फ़ायदा हो? अब सस्ते पे तो किसान के पास में अनाज सभी प्रकार का उपलब्ध रहता ही है, तो कोई सा भी अनाज मतलब खिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट से हम खरीदते हैं, तो मार्केट से स्वाभाविक है कि कारखाने में तो कोई ये चीज़ बनती नहीं, किसान से खरीदेंगे, उसके बाद में उसमें खनिज लवण वगैरह या अन्य चीज़ें डाल के, और उसके बाद में फिर उसका दाना कंप्लीट होगा, और वो कम से कम 40-45 रुपये 50 रुपये किलो हमको मिलेगा। तो उससे तो अच्छा ये है कि किसान का जो मतलब चलना लगाने के बाद में जो बारीक अनाज निकलता है, उसको आप आराम से, वैसे व्यापारी 10-12 रुपये किलो से ज़्यादा उसे खरीदते नहीं हैं, तो उसका इस्तेमाल अपन इसमें कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद आपने क्या सोचा है कि इसके बाद और इसका एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अभी पहले एक छोटे से करके आप देख रहे हैं? इस साल तो मैं एक ही इसी तालाब से करूँगा, इसके बाद में इतना ही बड़ा एक और पॉन्ड में कंप्लीट करवाऊँगा। अभी जैसे मैंने 3 वैरायटियाँ इसमें पाल रखी है, तो मेरा आगे प्लान ये है कि कम से कम मेरे पास में मतलब 7 से 8 प्रजाति मछलियों की हो। सबसे डिमांड में कौन सी प्रजाति है और सबसे जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति कौन सी है? सबसे जल्दी तो पंगेसियस होती है तैयार, लेकिन क्या है कि मुझे उतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि मेरा पहला सत्र है और मैं खुद भी देखना चाहता हूं, अब मैंने ट्रेनिंग तो ली है लेकिन प्रैक्टिकल तो मेरा यहीं पे होगा, तो इसलिए मैंने पंगासियस नहीं डालते हुए रोहू, कतला और कॉमन कार्प डाली। इसके अलावा ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प का भी मेरा डालने का प्लान चल रहा था, लेकिन फिर मात्रा अधिक होने की वजह से फिर मैंने इन्हें नहीं डाली। तो मतलब मछली पालन अगर जो किसान करना चाहता है उसके लिए मुश्किल नहीं है, बस ये है कि नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करने के बाद जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको नॉलेज तो एक अच्छा मिल गया होगा कि वो तैयारी शुरू कर सकते हैं मछली पालन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मछली पालन के अलावा और किस किस चीज़ों की आपने ट्रेनिंग ली? जब ACABC सेंटर से मैंने मतलब उसके लिए ट्रेनिंग ली, तो उसके साथ सभी चीज़ों का समावेश है उसके अंदर। मछली पालन के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, पशु की चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, और बीज उत्पादन तकनीक, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। तो सभी प्रकार की मतलब मुझे ट्रेनिंग ली हुई है मैंने। तो अभी एक बात करते हैं, अब हम बात करते हैं निचोड़ की कि कितनी लागत लगी है और कितने का फ़ायदा होगा, इनका अनुमान कितने का है। तो टोटल अब लागत कितनी आपकी लग जाएगी 18 महीने के अंदर? टोटल लागत अभी तक मेरे लगभग 6 महीने के करीब में समय बीत चुका है, और इन 6 महीनों में
बर्ड नेट से लेके सभी प्रकार का जो भी मेरा खर्च हुआ है वो 65,000 के करीब में खर्च हुआ है। और अब सिर्फ टोटल दाने पे मुझे खर्च करना है। तो मेरा ये पूरा कल्चर जो है 18 महीने लगभग मेरा 2 लाख रुपए का समथिंग टोटल मतलब कॉस्ट आ जाएगी। 65 तो ये आ गई, इसके अलावा लगभग 1.35 के आसपास में मेरी और लागत लग जाएगी और मेरा कल्चर जो है 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 18 महीने में फ़ायदे की बात करें तो 18 महीने में कितना प्रॉफिट होगा आपका? 18 महीने में अगर फ़ायदे की बात करें तो लगभग मेरा ये जो पॉन्ड से जो माल निकलेगा लगभग 8 से 9 लाख रुपए का समथिंग, मुझे इतना विश्वास है कि 8 से 9 लाख रुपया मिनिमम मतलब मेरा माल उतने का बिक जाएगा। और इसमें अगर 2 से अगर 2.5 लाख भी मेरा खर्च लगा और मैं अपनी मेहनत जोड़ूँ 3 लाख रुपए भी अगर टोटल निकाल दूँ तो 5 लाख रुपए की मुझे शुद्ध आमदनी इससे हो जाएगी 18 महीनों में। बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि खेती किसानी से बेहतरीन फ़ायदा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है कि आप 18 महीने के अंदर 2 लाख रुपए लगाते हैं और आपको 5 से 6 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है। क्या कहते हैं सर? जैसे मेरा मानना ये है, मतलब अन्य कृषकों को अगर करना है तो सबसे पहला तो पॉन्ड का जो निर्माण करवाना पड़ता है। तो पहले एक कल्चर में अगर पॉन्ड का भी अपन चार्ज जोड़ते हैं तो पहले कल्चर में तो बराबर में अपन रहते हैं और दूसरे कल्चर में भले ही आपका 1 लाख रुपए भी बचे लेकिन दूसरे कल्चर में जो है आपका मतलब बचत में आने लग जाता है। अच्छा, इसकी देख रेख वैसे बात करें कितना टाइम लगता है आपको? देख रेख में कितना समय देना पड़ता है? स्टार्टिंग में समय ज़्यादा देना पड़ता है या बाद में समय ज़्यादा देना पड़ता है? सर कोई विशेष समय नहीं देना पड़ता है। आमतौर पे किसान पशुपालन में तो ज़्यादा समय देता है। इसमें टोटल अगर दिन में आपका 30 मिनट भी अगर मतलब मैं सुबह आता हूँ 30 मिनट के करीब में इसमें समय देता हूँ। बस 30 मिनट में दाना वगैरह डाल दिए, इसके बाद में कोई काम नहीं रहता। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज़ बताऊं, एक बार जरा आप इधर दिखाइए, तालाब की तरफ आप दिखाइए कि जो भी किसान तालाब में मछली पाल रहे हैं या मछली पालक हैं, आप इसके साथ एक चीज़ तो देखें, आपके अरहर की खेती कर रखा है इन्होंने जो मेड़ों के किनारे। ये तो एक अलग आपकी आमदनी देगी ही देगी। साथ में आप चाहें तो इसके जगह पे आप गेंदे की फूल की खेती कर सकते हैं, गुलाब के फूल की खेती कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस तालाब के आधे हिस्से में अगर आप 10 फीट ऊपर की अगर आप एक मचान बनाए बांस का और उसके ऊपर अगर आप मुर्गी पालें तो आपका दुगुना फ़ायदा हो सकता है। जो मुर्गी का जो बीट होगा वो मछली के लिए उसके खाने के काम आ सकता है। ये आप ज़रूर अपना सकते हैं और कोशिश करिए। और इसके बारे में आप अपने जो करीबी लोग हैं या जो इसके जानकार लोग हैं उनसे आप पता करिए। और मैं कोशिश करूंगा मैं अपने अगले वीडियो में कि ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आऊं कि मुर्गी पालन और मछली पालन दोनों कैसे किया जाए और दोनों में कैसे आप फ़ायदा कमा सकते हैं। 2 चीज़ें आपको मैंने यहाँ दिखाई, एक तो अरहर की खेती और मछली पालन। आइए बात करते हैं एक बार। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो मछली पालन करना चाह रहे हैं या जो मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आमतौर पे हम कृषि करते हैं तो कृषि के साथ साथ अगर मछली पालन या मुर्गी पालन भी अगर करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मछली पालन तो इतना सस्ता और इतना अच्छा विकल्प है कि उसमें मतलब काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब आप आय की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है मछली, जो फ़ायदा बहुत ज़्यादा देता है। और तीसरे नंबर पे आता है मुर्गी पालन और फिर चौथे नंबर पे आता है बकरी पालन। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं जो किसान मछली पालन करना चाहते हैं उनको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आप किसान ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।